नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी का जो न्यू एडिशन की बुक आई 5 विकल्पों में उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तथा साथ ही ध्यान रहे बाकी के सभी प्रैक्टिस सेट वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे तथा एडुटेरिया के भी सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग साथ में मिलकर कर चुके हैं। तो अगर उसको भी आपको देखना है तो उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आइए समय का ध्यान रखते हुए आज के इस सेट में हम लोग टेस्ट सीरीज 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 41 से शुरू होता है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तथा साथ ही दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन के हम डिटेल में कोई पॉइंट्स बताएंगे तो ओनली उन्हीं पॉइंट्स को हम बताएंगे जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिसकी प्रबल संभावना है। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, जो कि जीएस का आज का पहला क्वेश्चन है। यह है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ये बात कर रहा है आपका सहायक संधि के बारे में। आपको पता होगा कि सहायक संधि का जो जनक है वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यह लॉर्ड वेलेस्ली। तथा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जनक लॉर्ड वेलेस्ली है, लेकिन इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो डुप्ले ने किया था। तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा, दोनों क्वेश्चन भी अलग हैं, तो आप इसका ध्यान दीजिएगा। तथा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो पहला कौन सा ऐसा मतलब शहर था या फिर आप कह लीजिए रियासत थी जो कि सहायक संधि के द्वारा पहली बार उसको जो है अपनाई गई थी। तो वो थी आपकी हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है पहली बार जो है सहायक संधि का उपयोग करके पहली बार इसको स्वीकारा था, सहायक संधि को। तो तीन बातें आप ध्यान दीजिएगा कि जनक किसके आपके लॉर्ड वेलेस्ली हो जाते हैं, तथा सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका डुप्ले ने किया था, तथा सर्वप्रथम हैदराबाद ने इसे स्वीकारा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसके थे सुभाष चंद्र बोस जी। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थी वो 1939 के समय में हुई थी। अब बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने 1938 में पहले से हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, तथा 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे ये अध्यक्ष बने, उसके बाद भी इनको अध्यक्षता मिली थी। लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, तथा साथ ही जब त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर ध्यान से देखिएगा। 43 है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें है कि चुनाव लड़े थे, न कि जीते थे और उसमें शामिल हुए थे। बात करें चुनाव लड़ने में कौन थे, तो वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ये सब सर्वप्रथम जो चुनाव लड़े थे, बल्कि इनको जो है जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन इन्हीं में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य के लिए चुने गए पहले व्यक्ति कौन थे, तो आप दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखेंगे। ये चुने गए पहले व्यक्ति थे, तथा ये लड़े पूछा है कि चुनाव लड़े कौन थे, तो वहाँ आप व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम याद रखेंगे। तो दोनों में अंतर है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए 44 नंबर ये है कि 44 नंबर देखिएगा, करा स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। जो स्वतंत्रता की पहली चिंगारी थी वो मंगल पांडे जी के द्वारा जो है प्रज्वलित की गई थी, जो बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। और आपको ध्यान रहे कि 1957 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपके कैनिंग वायसराय था, पूछा जाता है तो कैनिंग आपके वायसराय था। अब आइए कुछ जगहों की बात करें, कुछ स्थानों की जो अक्सर एग्जाम में बने हैं कि वहाँ पे उसका नेता किसने किया था, मतलब नेता कौन था वहाँ उस जगह। तो अगर आपसे पूछता है कि दिल्ली में जो है जब 1857 की जब क्रांति हुई तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, वो बहादुर शाह जफर ने किया था। ध्यान दीजिए एग्जाम पूछे हुए पॉइंट से। अब बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल। कानपुर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो कानपुर में आप तात्या टोपे का नाम याद रखेंगे। साथ ही ध्यान रहे झांसी का आपको पता होगा जवाहरलाल क्या कहते हैं लक्ष्मीबाई जी, रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है झांसी से नेतृत्व किया था। अब जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता था, आपको पता होगा जगदीश के प्रसिद्ध आपको याद भी होना चाहिए कि ये आपके कुंवर सिंह जी थे। कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किया। तथा इलाहाबाद से आप ध्यान रखिएगा लियाकत अली ने किया, तथा बरेली से खान बहादुर खान ने किया। एक बार आप फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपसे जब भी पूछे दिल्ली का, दिल्ली में आप याद रखिएगा बहादुर शाह जफर, लखनऊ पूछे बेगम हजरत महल, कानपुर आपसे पूछता था तात्या टोपे, झांसी आपसे पूछता था रानी लक्ष्मीबाई, तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा जगदीशपुर आपसे पूछे कुंवर सिंह, इलाहाबाद आप ध्यान दीजिएगा लियाकत अली, तथा बरेली खान बहादुर खां।
ये इतने सारे नाम हैं जो पूछे गए थे। और मंगल पांडे जो है ये बैरकपुर छावनी से लड़े थे तथा 1857 की ही क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर। ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो भारत में मुगल शासक कौन था, तो उस समय आप याद रखिएगा अकबर यहाँ के मुगल शासक थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है आपसे तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब आया तो उस समय अकबर आपके शासक थे, तो आप बहुत ही इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूछता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी, आप 1600 ईस्वी भी याद रखेंगे तो भी ध्यान दीजिएगा। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था या बना था, जो कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किया गया था। 46 नंबर देखिएगा, यह है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ये जो जवादी पहाड़ी है ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तथा एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या होता था। आप नीलगिरी याद रखेंगे, नीलगिरी। तथा साथ ही ध्यान देंगे कि ये जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पूर्वी और पश्चिमी जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ी। 47 नंबर है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा है वो आपकी दक्षिण पश्चिम होती है, दक्षिण पश्चिमी। आप अगर ध्यान देंगे तो ये आपका, अगर इसको ऐसे अगर भारत आप समझ लीजिए, अगर भारत में दक्षिण पश्चिम आप देखिए कौन सा, अगर इसको बांट देंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण, यानी इस जगह की बात कर रहा है। और इस जगह आप देखिएगा केरल पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम किस राज्य से मानसून का आगमन होता है, तो आप केरल ध्यान दीजिएगा, केरल और दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है। तो आपको बताना है जो सतलज नदी आप भांखड़ा नांगल बांध के बारे में सुने होंगे, तो जो भांखड़ा नांगल बांध है आपका ये भी सतलज नदी के ऊपर ही है। बात करें ये सतलज नदी की तो ये आपके तिब्बत के पठार की राकसताल झील, इसमें तो केवल देश का नाम हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा राकसताल झील तिब्बत से जो है सतलज नदी आती है। अब आइए बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के जिसमें आप ध्यान देंगे। तो सतलज नदी जो है वो चिनाब की सहायक नदी होती है तथा ये सिपकिला दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं से ये भारत में प्रवेश करती है। तथा ध्यान रहे मैंने आपसे कहा भांखड़ा नांगल बांध, ये जो भांखड़ा नांगल बांध है ये भी सतलज नदी पे बनाया गया है। तथा क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, जब सबसे ऊंचा, देखिए ध्यान से अगर सुनिएगा क्योंकि सभी पॉइंट्स वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा तो आप टिहरी बांध को लगाएंगे, ये भारत का सबसे ऊंचा है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, जहाँ गुरुत्वीय लगा वहाँ आप भांखड़ा नांगल बांध को ध्यान देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 देखिएगा, यह है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, एम वेम्ज सन। ध्यान से देखिएगा आपको ये सारे ग्रह क्लियर हो जाएंगे। एम वेम्ज सन, ये आप 3-4 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा। एम वेम्ज सन, देखिए ये आपका मरकरी बुध होता है, ये वीनस शुक्र होता है, ये अर्थ पृथ्वी होता है, तथा ये आपका मार्स मंगल होता है, ये आपका जुपिटर बृहस्पति, ये सैटर्न शनि वीनस, फिर ये आपका यह जाता है एम वेम्ज सन, ये आपका यू है जिसे यूरेनस कहते हैं यानी अरुण, और ये नेपच्यून यानी वरुण। तो देखिए इसमें कह रहा है पृथ्वी, तो पृथ्वी ध्यान रहे ये है आपका पृथ्वी। तो इसके आजू बाजू में देखिए इधर वीनस शुक्र है और इधर मार्स मंगल है, यानी आप क्या ध्यान देंगे मंगल और शुक्र, जो कि ऑप्शन सी में है। अब इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप बता लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर देखिएगा, यह है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो गुरु शिखर जो है ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी राजस्थान में पड़ता है। तो इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। तथा अन्नामलाई के बारे में जानिए कि अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो अनाईमुड़ी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई अनाईमुड़ी जो कि दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। तथा साथ ही ध्यान दीजिए पूछता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पर आप दोदा बेटा का नाम याद रखेंगे, दोदा बेटा। 51 नंबर की टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है। तो इसमें आप ध्यान देंगे इसमें से एक से अधिक को शामिल किया गया है। अर्थात अगर हम बात करें तो इसमें लद्दाख और मयूरभंज इन 2 स्थानों को शामिल किया गया है, इसी वजह से इसका आंसर डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 52 नंबर कह रहा है कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयात और निर्यात ध्यान दीजिएगा। आयात मतलब जो अपने देश में हथियार लाया है, निर्यात मतलब जिसने अपने देश से हथियार बेचा है। तो जो आयातक की बात करेगा उसमें सिपरिक द्वारा शीर्ष में आपका भारत का नाम है। भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो आयात किया है। तथा अगर आपसे साथ में पूछे निर्यात तो आप अमेरिका का नाम याद रखेंगे। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया, भारत ने आयात किया। चलिए 53 नंबर की प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ये जो नए प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा जी को बनाया गया। प्रेस सूचना ब्यूरो राजेश मल्होत्रा। 54 सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए सरस्वती ईश्वर के नाम पे एक सम्मान है, सरस्वती सम्मान। हमारी सरस्वती जी विद्यादायिनी, तो सरस्वती सम्मान जो है वो शिव शंकरी को दिया गया। सूर्यवंशम इनकी रचना थी। तो सूर्यवंशम, शिव शंकरी, सरस्वती, तीनों का स्टार्टिंग स से हो रहा है तो आप याद रखेंगे। तथा साथ ही इसमें एक नाम आप याद रखेंगे जब आपसे व्यास पुरस्कार भी पूछे, क्योंकि व्यास और सरस्वती दोनों साथ दिए जाते हैं, साथ पूछे जाते हैं। तो व्यास सम्मान में आप ज्ञान चतुर्वेदी का नाम याद रखेंगे। ज्ञान चतुर्वेदी जिनकी रचना थी पागल खाना के लिए व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर। ये है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आपको पता होगा महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, आर्टिकल 76 में इनकी बात की जाती है, जो कि आपके आर वेंकट रमणी जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? ये आपकी जलीय हाइड्रोकार्बन लाइन पूछ रहा है, तो ये आपके असम में इसकी स्थापना की गई है। असम आप याद रखेंगे। 57 है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है? देखिए जहाँ का हम लोग पेपर देने जा रहे हैं यानी बिहार का, बिहार में ऐसा कहा जाता है कि सबसे कम साक्षरता है। साक्षरता दर जो है वो बिहार में सबसे कम है। तथा अगर आपसे पूछता कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है तो आप केरल का नाम याद रखेंगे। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा केरल में 93.91% तथा बिहार में आपका 61.8%, जो कि सबसे कम है। बात करें बिहार की तो क्षेत्रफल में आपको पता होगा जो बिहार का स्थान है वो 12वां है, तथा जनसंख्या में आपको पता होगा बिहार का स्थान है वो 3रा है। ये दो बातें भी आप ध्यान देंगे। आइए 58 नंबर है, आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और उपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आप 15 जून की डेट याद रखेंगे। 15 जून को ये वर्ल्ड एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। बस आप इतना ध्यान रखिए, वर्ल्ड एब्यूज अवेयरनेस डे। आइए 59 नंबर देखिए, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार ये गाया गया था, ये समय था 1911 का। आप ज्ञान, 11 और गान तीनों अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता होगा राष्ट्रीय गान 11, तो 11 आप नाम याद रखेंगे। तथा जब आपसे राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो आप 1896 याद रखिएगा। पहली बार जो है 1896 में राष्ट्रीय गीत गाया था, लेकिन राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन की बात कर रहा है तो आपका 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। कुछ पॉइंट्स इसमें और भी पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है तो आप 27 दिसंबर याद रखेंगे, 27 दिसंबर 1911 का। तथा ये जो अध्यक्षता थी 1911 वाली कांग्रेस की अध्यक्षता, तो इस अध्यक्षता में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपको बिशन नारायण थे। जब याद रखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस राष्ट्रगान 1911 में गाया गया था तो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था, तो आप बिशन नारायण सिंह का नाम याद रखेंगे। तथा 1911 में एक पॉइंट और याद रखेंगे, 1911 का ही समय था जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित की गई, जिसे 1912 में अंततः जाके भारत की राजधानी बना दी गई। 60 नंबर देखिए, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है आपसे पूछ रहा है। तो ये आपको पता होगा ये स्थित है गुजरात में, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। अब क्वेश्चन पूछता है कि जूते हुए खेत तथा चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपका कालीबंगा से मिले हैं, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 61 है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? ये जो सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी वो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। बलबन के बारे में आप जानते होंगे कि यही था जिसने लौह और रक्त की नीति भी शुरू की थी। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। 62 स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है और हर एग्जाम में जाने से पहले आप जो है कंफ्यूज रहते ही हैं। तो ये है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। मैंने आपसे 3 पॉइंट्स कहा था। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल।
और दूसरा पॉइंट आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का, यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तथा तीसरा पॉइंट आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। तो तीनों बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल तो आप याद रखिएगा विलियम बेंटिक का नाम। किसका नाम रखेंगे? विलियम बेंटिक। आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब आप माउंटबेटन का नाम याद रखेंगे, तथा भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का फिर आप राजगोपालाचारी का नाम ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसमें पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, जब स्वतंत्र भारत का और प्लस गवर्नर जनरल, तो आप लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद रखेंगे। 63 देखिए कह रहा चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? ये जो चौरी चौरा कांड है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तथा 1917 की डेट याद रखिए। चंपारण आंदोलन हुआ था, 1919 में रोलेट एक्ट आया था, इतनी बात आप ध्यान दीजिए। 64 है कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत कालिदास द्वारा रचित एक कृति है। चलिए 64 हो गया। अब आइए 65 के नंबर हम लोग ध्यान देखते हैं। देखिए 65 का पेज थोड़ा हमको लगता है मिस हो गया, तो अभी लास्ट में हम आपको बता देंगे, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। आइए अभी हम उसको 65 नंबर को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ये भी आपका टेस्ट सीरीज 5 का ही 65 है, 64 तक हम लोग कर चुके थे। तो ये आपका कह रहा है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जब भी आपसे मुंडक उपनिषद पूछेगा तो मुंडक उपनिषद आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो संबंधित है ये होता है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन जब आप अथर्ववेद की बात करेंगे, जो आपका चौथा वेद होता है, जो कि ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि त्रिवेद या त्रैवेद में कौन सा शामिल नहीं है, तो वो अथर्ववेद ही है। तो ये जो मुंडक उपनिषद है ये अथर्ववेद से ही संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा। 66 है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इन्होंने 1784 का वो समय था जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी, 1784 में विलियम जोन्स ने। 67 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में जो पहले स्थान पे आप देखेंगे तो राजस्थान आता है, तथा दूसरे स्थान पे आप याद रखिए मध्य प्रदेश आता है। देखिए पहले पे आपका राजस्थान, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, आपका चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे तो आप 12वें नंबर पर आप बिहार को पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 68 नंबर की, जम्मू और कन्याकुमारी, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको पता होगा यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सबसे नीचे तक जो हाईवे बनाया गया वो NH-44 के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, कह रहा दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी कौन सी है? दो सागरों और जलाशयों को जोड़ने वाली जो संकरी जलपट्टी है आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल डमरू मध्य होता है जो दो सागर या फिर जलाशय को जोड़ती है। 70 है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। चलिए अब बात करें ये किसने खोजा था? चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में खोजा था, इसी वजह से इसका नाम रिएक्टर पैमाना हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, आपको ध्यान होगा, आसनसोल और रानीगंज। पश्चिम बंगाल में कोयला जो है प्रधान क्षेत्र, देखिए आसनसोल और रानीगंज, यानी ये आपका C और D, यानी इसका आंसर होगा 1 से अधिक, क्योंकि आसनसोल और रानीगंज दोनों में, आपको रानीगंज पता होगा लेकिन आसनसोल में भी पाया जाता है, तो इसमें 2 ऑप्शन, इस वजह से आपको D लगाना होगा। 72 है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नांकित में से किस संस्था में की गई है? महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था वो पंचायती राज की संस्थाएं में की गई है, जो कि आप आर्टिकल 243D याद रखिएगा, इसके तहत जो है महिलाओं का आरक्षण किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 50% बिहार, तथा बिहार में ध्यान दीजिएगा बिहार ये पहला राज्य था जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। तो बिहार इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बिहार पहला था जिसने 50% आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं को दिया था। 73 नंबर देखिए, कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत कथन बताना। देखिए कह रहा है राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, गलत बात है, सभी धर्मों को स्वीकार करना यही हमारे संविधान में कहा गया है, तो ये आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, यह कि उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसको कहा क्या जाता है? तो लोक लेखा समिति को बनाया गया कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, आप याद रखेंगे। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा इसमें लोक लेखा समिति में सदस्यों की बात करता है तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं
तथा आपके 7 जो सदस्य हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तथा आर्टिकल 148 नंबर आप याद रखेंगे, आर्टिकल 148 जिसमें इनके बारे में बात कही गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, अगर आपके साथ कोई दोषपूर्ण पुलिस जो है आपके बातों को नहीं ध्यान देता, आपके ऊपर किए गए अपराध का जो है नज़रअंदाज करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा आपके ऊपर जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो आप जारी कर सकते हैं। तब बात करें रीट के बारे में, आप ध्यान दीजिएगा एक सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर की जाती है तथा एक हाई कोर्ट में। इसका आर्टिकल पूछा जाता है जो मेन है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत आप रीट जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा आप आर्टिकल 226 के द्वारा रीट जारी कर सकते हैं। चलिए 76 देखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। ये जो नीति निदेशक तत्व यानी जिसे DPSB कहते हैं, ये भाग 4 में है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब याद रखिएगा आप संयुक्त बैठक याद रखिएगा और समवर्ती सूची, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं तथा संघ का नाड़ा कनाडा से लिया गया है तथा अमेरिका से आपको पता होगा राष्ट्रपति का पद और मौलिक अधिकार को लिया गया है। तथा संविधान संशोधन आप याद रखेंगे जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से होता है। नेक्स्ट कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो ये जो प्रमुख कारण है आप ध्यान देंगे तो ये कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, यानी इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसी वजह यही मेन रीज़न है कि जो बेरोजगारी जो है बढ़ रही है। आइए 79 नंबर देखिएगा, मैप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह कि बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान 1 किस पक्षी अभ्यारण्य को चिन्हित करता है। ये देखिए ये आपका ये स्थान है, आप देखिएगा इसमें 3 जो है जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको पता है ये सबसे उत्तरी जिला है बिहार का, जिसे हम लोग पश्चिमी चंपारण के नाम से जानते हैं। अगर आप इस स्थान को देखेंगे तो ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है जिसे किशनगंज के नाम से जानते हैं। ये आपका सबसे कह सकते हैं ये पूर्वी जिला है जिसे किशनगंज के नाम से जानते हैं, तथा ये पश्चिमी जिसे कैमूर, तथा दक्षिण में जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये गया जिला है जिसे ये जो है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। तथा साथ ही ध्यान दीजिए इससे एक देश सीमा बनाती है इस साइड जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं, तथा ये अलग हुआ है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से, तो यहाँ सटा हुआ इसके पूरब के समय पश्चिम बंगाल, तथा पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तथा दक्षिण में ये झारखंड से सीमा साझा करता है। आइए क्वेश्चन पे आते, कह रहे ये जो 1 स्थान है, ये स्थान 1 को आप देख रहे हैं, पूछ रहा है जो कि आप इसमें पता होगा ये कटिहार है। क्या है? कटिहार। तो कह रहा है कि इसमें से किस अभ्यारण्य, कटिहार में कौन सा अभ्यारण्य है। तो ये जो कटिहार में अभ्यारण्य है गोगाबिल पक्षी अभियान। देखिए गोगाबिल जो ये पक्षी अभ्यारण्य है वो कटिहार में पड़ता है, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। कृषि नीति एवं कार्यक्रम से संबंधित कौन सी नीति थी। तो अब भानु प्रताप सिंह समिति याद रखिए, भानु प्रताप सिंह समिति ये कृषि नीति और कार्यक्रम से संबंधित है। यशपाल समिति आपको पता होगा ये शिक्षा संबंधित है, तथा गरीबों के लिए एक तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, उसका भी नाम आप याद रखेंगे। 81 देखिएगा, यह कि भारत में NSSO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इस मंत्रालय के द्वारा जो है NSSO जो है कार्य करता है। 82 है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था। जो बिहार में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आया था वो आपका 1934 में आया था, 15 जनवरी 1934 को। ये भी बहुत ही बड़ा जो है था, जो कि इसे भूकंप का जो एपी सेंटर होता है उसको पूर्वी नेपाल में उस समय माना गया था, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो बिहार में देखा गया। तो 1934 का आप उस समय ध्यान दीजिएगा। 83 नंबर देखिएगा, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। देखिए पहली भारतीय महिला आपसे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें 2 नाम आते हैं, एनी बेसेंट और आपका आता है सरोजनी नायडू जी का। तो देखिए अगर भारतीय महिला पूछे तो उन्होंने 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता की, जो सरोजनी नायडू थे, किसी ऑप्शन नहीं है तो आप ऑप्शन ई लगाइए। लेकिन जब आपसे पूछे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, तब आप एनी बेसेंट का नाम याद रखेंगे जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 84 नंबर देखिएगा, यह है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों का सही क्रम आपको पहचानना है। सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार तो
तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर आपका जनसंख्या में बिहार है। बिहार क्षेत्रफल से 12वें लेकिन जनसंख्या से तीसरे। उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, इसकी वजह से एक ट्रिक भी याद रखिएगा। ऐसा एक ट्रिक है ऐसे जो आपको कभी कभी काम कर देती है कि उमा बिहारी के प्रेम में अंधी हो गई। अंधी से देखिए, उमा से आप याद रखिए उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, म से याद रखिए महाराष्ट्र, बिहारी से याद रखिए बिहार, प्रेम से याद रखिए पश्चिम बंगाल, अंधी से याद रखिए आंध्र प्रदेश। तो उमा बिहारी के प्रेम में अंधी हो गई। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कन्फ्यूजन में आप गलत कर देंगे तो आपका नंबर भी कटेगा, साथ में माइनस के अलग नंबर ले जाएंगे। आइए 85 नंबर देखिए, ये कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे। ये थे आपके पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। पिडिमारी वेंकट जो ये सुब्बा राव हैं, इन्हें जो है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता माना जाता है। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसमें ऑप्शन ए में है। इन्हें गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि 1917 में जब चंपारण आंदोलन हुआ था उस समय दी थी। तो ये दोनों बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, बिहार में लोकसभा से कितनी सीटें निर्धारित हैं। 40 सीटें बिहार में लोकसभा से जो है निर्धारित है। तथा इन 40 सीटों में से आप ध्यान दीजिएगा कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित हैं। तो ये आपको बताना है, जिसमें से आप 6 सीटें याद रखिएगा। 40 सीटें लोकसभा की, देखिए लोकसभा की आप ध्यान रखिएगा 40 सीटें। तथा अब राज्यसभा आपसे पूछ ले तो राज्यसभा की 16 सीटें तथा विधानसभा की 243 सीटें। इतनी सीटें आप याद रखेंगे। तथा इन 40 में से 6 सीट क्या है आपका, वो अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित है। 87 नंबर देखिए, कह रहा जूट उत्पादन के लिए बिहार सबसे प्रमुख जिला कौन सा है। तो बिहार का जो पूर्णिया है, ये जूट उत्पादन के लिए वहाँ का सबसे प्रमुख जिला है। तथा भारत में अगर बात करें, भारत में सर्वाधिक जूट तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 88 नंबर देखिए कि बिहार का सबसे गर्म जिला, चाहे गर्म पूछे चाहे सबसे ठंडा पूछे, ये दोनों जिला में आप गया का नाम याद रखेंगे। तथा जब पूछे बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो आप जो है क्या याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण को याद रखेंगे। सबसे छोटा पूछेगा तो आप शिवहर को याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, शिवहर क्योंकि सबसे छोटा जिला, इसी वजह से जनसंख्या घनत्व तो यहाँ सबसे ज़्यादा। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, वो शिवहर है। जब जगह छोटी होगी, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो जनसंख्या घनत्व तो हो ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि निम्न में से कौन सी नदी दादरा नगर हवेली से होकर बहती है। ये नदी है आपकी दमन गंगा। दमन गंगा जो है वो दादरा नगर हवेली से होकर बहती है। साथ ही ध्यान दीजिएगा, गोदावरी की सहायक नदी में पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा आदि आती हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा छलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो छलिया नृत्य आपका उत्तराखंड है, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। छलिया नृत्य याद रखिएगा, उत्तराखंड से संबंधित है। 91 नंबर देखिए, कह रहा निम्न में कौन सी श्वसनीय, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। आपसे रहित पूछ रहा है, सहित नहीं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जो स्पंज होते हैं ये जो है आपके इन तीनों से जो है रहित होते हैं। 92 नंबर देखिए, कह रहा है कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है। विषम परमाणुक अणु नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी जिसे P4, ये विषम परमाणुक अणु नहीं है। इस बात का आप ध्यान देंगे। तथा साथ ही ध्यान दीजिएगा, श्वेत आप याद रखेंगे, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। श्वेत फास्फोरस जिसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 93 नंबर देखिए, कह रहा एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ जो है वृद्धि होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि तब होगी जब वो ऊंचाई पर रहेगा, यानी ऊंचाई के साथ जितनी ऊंचाई पर जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो है वृद्धि होती जाएगी। एक क्वेश्चन भी पूछा था कि किसमें स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जो छत पे बैठा है, जो ज़मीन पे बैठा है, या फिर जो ज़मीन के हल्का सा नीचे है। तो जो छत पे बैठा है यानी जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे था, उसी की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए 94 नंबर देखिएगा, ये कि ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो ध्वनि का जो प्रसार है वो आपका ठोस में अधिकतम होता है। सबसे ज़्यादा ठोस, उसके बाद द्रव और लास्ट में इसमें गैस आता है। तो ये बात रखिएगा, ये ध्वनि का प्रसार पूछ रहा है, न कि प्रकाश का। जब आपसे प्रकाश पूछेगा तो आप याद रखेंगे निर्वात में उसकी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। लेकिन ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। 95 नंबर देखिए, कह रहा है CH3 का क्या नाम है। CH3 उसके बाद CH3 दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया गया। तो कह रहा है इस यौगिक को कहते क्या है। तो इस यौगिक को आप एथेन याद रखिएगा, एथेन। CH3 एथेन नाम आप याद रखिए।
96 नंबर देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। ये है आपका, कहते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन यानी कि जब आप बात करेंगे रंग बदलना तथा अवस्था में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ये जब तीनों क्रियाएं होंगी तो ऐसा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसका पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये नेक्स्ट कि कौन सा कथन जो है क्षार के लिए सत्य नहीं है। तो क्षार कह रहा है कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं, स्वाद में कड़वा, स्वाद में खट्टा, छूने के लिए साबुन। तो ध्यान दीजिएगा, स्वाद में खट्टा, खट्टा जो है वो क्षार नहीं होता, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। तो ये इसका आंसर आप लगा सकते हैं। 98 है, इनमें से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। पूरी तरह से जो मुक्त रहने वाले वो इकाइनोडर्मेटा का नाम याद रखिएगा। इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। 99 नंबर देखिएगा कि वायु की प्रकृति के अनुसार कौन पदार्थ एक विशेष रंग के साथ जो है चमकते हैं। तो ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो जो पदार्थ आप याद रखिएगा प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है तथा वायु की प्रकृति के जो अनुसार है प्लाज्मा एक विशेष रंग के साथ चमकती है। इसका आंसर प्लाज्मा आप याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यही वो पदार्थ है जो कि एक वायु की प्रकृति के अनुसार जो है विशेष रंग से चमकती है। तथा देखिएगा ठोस द गैस आप जानते थे, ये चौथी अवस्था है तथा पांचवी बोस आइंस्टीन अवस्था भी है, उसका भी आप नाम याद रखिए। 100 नंबर, पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस प्रकार से गिरेगी। तो ये आप एक समान त्वरण से गिरेगी। जहाँ पे घर्षण बिल्कुल हो ही ना तो वस्तु एक समान से गिरेगी। घर्षण न हो या फिर जहाँ पे निर्वात हो, कोई भी वस्तु आप गिरा देंगे तो वो एक समान त्वरण से ही गिरेगी ज़मीन पे। तो इसका आंसर यही याद रखिए। 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है। तो ध्वनि की विशेषता इनमें से जो है देखिए गुणवत्ता, स्वरमान, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं जो है ध्वनि की विशेषता है। तो इसका आंसर ई होगा, आप ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट है कि जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं। तो उस बल को आपको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी के तहत ये कार्य होता है। 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग पराग कोष का हिस्सा नहीं है। तो पराग कोष का आपसे हिस्सा नहीं है पूछे तो आप अंडप याद रखिए, ये पराग कोष का जो है हिस्सा नहीं है। अंडप एक पराग कोष का हिस्सा नहीं होता तथा याद रखिएगा जयांग में अंडप होते हैं, जयांग में। चलिए 104 नंबर हम लोग देखेंगे। यह है पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन से हैं। तो जो पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए जो मार्ग होता है वो होता है आपका मूत्र मार्ग। इसी के तहत ये दोनों चीज़ें होती हैं। 105 देखिएगा, यह एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरणी, अजैव निम्नीकरणी ही आप इसका ध्यान रखिए। अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिड्यूस होगा, फिर रीयूज होगा, फिर आपका रिसाइकल होगा। यही इसका सही क्रम है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। 106 है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट। तथा कान्हा आप याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा आपका असम में है। तो इसका सही आंसर जिम कॉर्बेट हो जाएगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिए। 107 देखिए, इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है। मतलब आहार संतुलित ना रहे, बैलेंस डाइट नहीं होने से आपको कौन सा रोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये आपका हीनता जनित रोग होता है, हीनता जनित। जब आप संतुलित आहार नहीं लेंगे तो ये रोग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ये तो सिंपल है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तथा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम जो है मोम है। ये पेट्रोलियम, आप पैराफिन मोम को आप ध्यान दीजिएगा, ये पैराफिन मोम होता है जो पेट्रोलियम मोम होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन लगेगा तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी, यानी नमक की कमी होने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। 111 देखिए, करा 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है। आपका जो ये 1 ग्राम वसा है वो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है, 9 कैलोरी। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम वसा आपको 9 कैलोरी ऊर्जा देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देखेंगे 112 देखिएगा, ये कह रहा है लंबी दूरी के बेतार संचार के, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन सी है। तो लंबी दूरी के लिए आप रेडियो तरंगों का हम लोग उपयोग करते हैं। ये रेडियो तरंगे जो है बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं लंबी दूरी के लिए। 113 लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब उसका रंग क्या होता है। ध्यान दीजिए, या तो अम्लीय हो या तो क्षारीय। जब अम्लीय, क्षारीय तथा दोनों नहीं होगा तो आप बैगनी रंग याद रखिए, बैगनी। जब ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तो वो बैगनी रंग देगा, जो किसी ऑप्शन नहीं, इसलिए इसका आंसर ये होगा
तथा साथ ही याद रखिए कि पूछता है कि अम्ल नीले को क्या कर देता है, तो अम्ल जो है वो आपका नीले को लाल कर देता है। अनीला से याद रखेंगे अम्ल नीले को लाल कर देता है, तथा छालानी से याद रखेंगे कि क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। चूँकि एग्जाम के प्रेशर में अगर आप इसको ट्रिक नहीं देखेंगे तो आप हो सकता है कि गलती कर दें। तो अनीला और छालानी, अम्ल नीला लाल करता है, क्षार जो है लाल को नीला करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है। तो जब आप सी में जाएंगे कि सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं, तो ये गलत बात है। वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सबसे मतलब बेकार ऑप्शन है, तो ये तो आप सीधे पकड़ लीजिए। 115 देखिए, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। कह रहा अमीबा कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है, अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। तो ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ये अमीबा के बारे में दोनों कथन सही कहे गए हैं। चलिए 116 देखिए, कह रहा बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफ़ेद रंग को समझने में मदद करते हैं। अब देखेंगे तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है। मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स कहे गए हैं, आप फिर से इसको पढ़ लेंगे वीडियो स्टॉप करके, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 117, यह 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, कौन सा विकल्प इसका सटीक कारण हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी, पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, या फिर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना था, आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सी को आप ध्यान रखेंगे। ये इसका सटीक कारण है कि ऑक्सीजन की कमी और पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। क्वेश्चन भी आप ये कई बार पूछा गया कि जो पेशियों में थकावट होती है किसके कारण, तो लैक्टिक अम्ल की जो है संकुचन की जो है कमी आ जाती है, इसी वजह से ये जो है थकावट लगती है। आइए 118 देखिए, कुआं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणाली, ये सभी निम्न में से किसके विभिन्न तरीके हैं। तो कुआं हो, नहर हो, टैंक हो, नदी लिफ्ट प्रणालियाँ हो, ये जल सिंचाई, फल सुधार बल्कि जल भंडारण के लिए ये सभी जो है महत्वपूर्ण है। जल भंडारण के लिए भी ये हैं, फसल में सुधार के लिए भी है, तथा सिंचाई के लिए भी है। इन तीनों में इनका जो है उपयोग किया जाता है, यानी इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए 119 देखिएगा, यह है कि इंजन में स्नेहक का क्या कार्य है। तो इंजन में जो स्नेहक का कार्य होता है, केवल हिस्सों को ठंडा करना, गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यून करना, इंजन से गंदगी धोना, सभी इसका कार्य होता है। तो आप ध्यान देंगे। अगला है टेरिडोफाइडा में कौन सा अंग नहीं होता है। तो टेरिडोफाइडा में आपका पुष्प नहीं होता है, टेरिडोफाइडा में जो है पुष्प नहीं होता है। ये इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ये आज लास्ट क्वेश्चन था और जीएस के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर गए। तथा साथ ही एक बात का ध्यान दीजिएगा, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से इसमें इस फॉर्मेट में हम करा नहीं पा रहे हैं। मैंने ट्राई भी किया था कई सारे प्रैक्टिस सेट में, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैंने इसका PDF भेज दिया है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तथा साथ ही उसका मैंने सॉल्यूशन भी भेज दिया है। इसी में इसका सॉल्यूशन भी आप देखिएगा सारा मैंने लगा दिया है, तो आसानी से आप जाके क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन को देखते हुए आप खुद से ट्राई कीजिएगा कितने आंसर सही होते हैं। तथा साथ ही ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट लगता है तो ये आंसर की भी मैंने दे दिया, आप टेलीग्राम से खोल के मैच करा लीजिएगा। और इसके बाकी के प्रैक्टिस ऐसे देखा जाए तो ये टेस्ट सीरीज का 5वां प्रैक्टिस सेट है, लेकिन ये लगभग 10वां प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट को एक क्रम में नहीं दिया है, ताकि धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चले। और हम लोग सारा प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, क्योंकि इसी के तहत हम लोगों ने एडुटीरिया का किया था, जो कि लगभग 10 दिन में हम लोगों ने उसका सारा 14 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट भी है। तथा साथ ही में बिहार एडुटीरिया स्पेशल भी चल रहा है, जो आपके रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, हताश निराश ना होते हुए अपने ऊपर विश्वास कायम रखिए और तैयारी करते रहिए। आपको केवल 2 काम करना है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपने नोट्स रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस, इसके अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।